वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट वाले। जब हम आपके लिए फिर से लाएँ जीके जीएस के शानदार क्वेश्चन एक और सेट में, जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कल ले जा पाए। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी डिले के पहले सवाल पर। आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, कैलोरी खपत, महिला सशक्तिकरण। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो गाइस कोशिश कीजिएगा, जब तक हम प्रश्न पढ़े आप उत्तर सोच के रखिएगा और निगेटिव मार्किंग भी जरूर काउंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है। भारत में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, जो ईस्वी थी 1867 से 68, और उस वक़्त भारत की प्रति व्यक्ति आय थी ₹20। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाया जाना चाहिए? तो बताइए, ग्राम पंचायत के विघटित होने के कितने दिन के भीतर चुनाव करवा लेना चाहिए? तो राइट आंसर सोचिए और आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर चुनाव करवा लेना चाहिए जब भी ग्राम पंचायत विघटित होती है। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताइए, बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो अशोक ने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न चौथे सवाल पर। दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? बताइए, दाल देने वाले पौधे को किस कुल में रखा जाता है? तो अच्छा सवाल है, सोचिए, इसके लिए थोड़ा सा समय देता हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा लेगुमिनेसी कुल में रखा जाता है। तो जैसे जो धतूरा है वो सोलोनेसी कुल का पौधा होता है, धतूरा सोलोनेसी कुल का पौधा होता है। उसी तरह मालवेसी कुल का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो गुड़हल हो जाता है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, कई अलग अलग एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पाँचवा सवाल पर। एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो बताइए कितनी कैलोरी होती है? राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो आपको तो पता होगा, जो वर्क और एनर्जी है इसकी एसआई मात्रक जूल होती है। वर्क और एनर्जी की एसआई मात्रक जूल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.24 होती है। तो चलिए चलते हैं छठे प्रश्न। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बताइए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन, शहरी निर्धनता उन्मूलन, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, अल्पसंख्यक जल कल्याण। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर। बताइए, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है, जो हर साल कब जनता के लिए खोल दिया जाता है? तो बताइए, राष्ट्रपति भवन हर साल कब जनता के लिए खोल दिया जाता है? किस माह के बीच खोल दिया जाता है? तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। हालांकि ऐसा सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, उसी सेट से मैं आपके लिए ये प्रश्न लाया हूँ। लोग बहुत कम ही रहते हैं ऐसा प्रश्न पढ़ कर जाते हैं, तो याद रखिएगा ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी और मार्च के बीच में हर साल हर माह में खोल दिया जाता है हर साल। तो चलिए चलते हैं आठवां सवाल पर। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो बताइए, नोबेल पुरस्कार किन्हें नहीं मिला है? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सतर्जी, एस.सी. खुराना या मदर टेरेसा? बताइए। राइट आंसर सोचिए, बताइए।
तो नोबेल पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला, तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका शांति के क्षेत्र में 2014 में। हरविंद खुराना को भी मिल चुका है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 को। अब मदर टेरेसा को भी मिल चुका है शांति के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बताइए गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सक विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पर्यावरण से संबंधित है। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए चलते हैं आज का 10वां प्रश्न। स्वतंत्र भारत का बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का बजट कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। 26 नवंबर 1948, 14 अक्टूबर 1946, 26 नवंबर 1947, 14 अक्टूबर 1947। तो करेक्ट इसका आपको पूरा एग्जैक्ट डेट याद रहना चाहिए। तो सोचिए, राइट आंसर बताइए। तो स्वतंत्र भारत का बजट प्रथम बार 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। और उस वक़्त किसने पेश किया था? तो R.K. पसमुखम शेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का बजट प्रथम बार 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये जरूरी है। 11वां सवाल, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, JK रॉलिंग, मणिशंकर अय्यर, देवानंद। तो बताइए माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। एक सवाल, हर बार एक सवाल पुस्तक से बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने की ये बुक है। चलिए चलते हैं 12वें सवाल पर। किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है? तो किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है? विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, अर्धविकसित। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। आसान सवाल में से एक है आज का। तो विकसित देश की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहते हैं, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब हार्ड करेंसी की एग्जाम्पल है। चलिए चलते हैं 13वां प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता? तो संघ सूची में कौन सा नहीं आता बताइए। 1 डाक, बैंकिंग, नागरिक। तो कौन सा नहीं आता सोचिए और बताइए। संघ सूची में कौन सा नहीं आता? तो 1 संघ सूची में नहीं आता। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 किस में आता है? ये समवर्ती सूची में रखा गया है। तो याद रखिएगा। 14वां प्रश्न, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला का द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला का द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो पल्लव वंश के शासकों को दिया जाता है। इसका संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? C विष्णु थे। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज का 15वां सवाल पर। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताइए, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गलत लिखा गया है। ये टाइग्रस होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा? टाइग्रस, हडसन, नील, डेन्यूब। तो राइट आंसर बताइए। बुडापेस्ट किस नदी तट पर अवस्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। तो उसी तरह जो डेन्यूब है, हडसन नदी पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी पर बसा हुआ है। नील नदी पर काहिरा शहर बसा हुआ है जो कि मिस्र में आता है। और टाइग्रिस नदी पर बगदाद शहर बसा हुआ। तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज का 16वां प्रश्न पर। मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है? तो मनुष्य में एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन C, B3, B6, B12।
तो बताइए। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो राइट आंसर सोचेगा विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होती है। तो आपको पता है लोहा की आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होती है। तो आपको पता होगा C का रासायनिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसी तरह B का निकोन होता है, B6 का होता है पायरिडॉक्सिन और B12 का कोबालामिन्स। तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज का 7वां प्रश्न पर। मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किस चीज़ को नापने के लिए किया जाता है, बताइए। दाब, वेग, घनत्व, आर्द्रता। तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो आपको तो पता होगा आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार मैनोमीटर यंत्र का उपयोग प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है, दाब को नापने के लिए किया जाता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल, विद्युत लेपन किस चीज़ में मदद नहीं करता, तो बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज़ में मदद नहीं करता, चमकदार रूप देने के लिए, जंग के विरुद्ध धातु को सुरक्षित रखने के लिए, धातु को कठोर बनाने के लिए, सतह को अच्छा टच देने के लिए। तो किस लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो राइट आंसर सोचिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा धातु को कठोर बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें बेसिकली कॉपर, निकल और क्रोमियम का लेपन किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें कॉपर, निकल और क्रोमियम का लेपन किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। आज का 19वां प्रश्न, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा होता है, कौन सा है, तो बताइए कौन सा। लोहा, कैडमियम, सीसा, पारा। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल से सारा उत्सर्जित होता है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो ये सीसा होता है। ये हमारे सीधे सर पर असर करता है और याददाश्त खोने जैसे की बीमारी इसमें होती है। तो याद रखिएगा। आज का आखिरी सवाल, 20वां प्रश्न, तो बताइए किस खेल में RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है। RBI शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है, तो एक खेल से भी सवाल हर एग्जाम पाली में आती है। बताइए किस खेल से RBI का संबंध है, तो बेसबॉल से RBI का संबंध है। तो हाँ गाइज, आज का प्रश्न इतना ही। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।